निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, उलझा हुआ मामला, जो लगभग 10,000 शब्दों में है। यह कहानी न केवल एक जटिल रहस्य को सुलझाने पर आधारित है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, लालच, पश्चाताप और न्याय के गहरे पहलुओं को भी छूती है। अकबर बीरबल उलझा हुआ मामला। अध्याय 1, आगरा की शान और एक अनोखा फरमान। हिंदुस्तान की सल्तनत का सूरज, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अपनी राजधानी आगरा के भव्य किले में अपने दीवाने खास में विराजमान थे। दोपहर का सूरज यमुना के पानी पर सोने की तरह चमक रहा था और उसकी सुनहरी किरणें संगमरमर के जालीदार झरोखों से छनकर दरबार में एक दैवीय आभा पैदा कर रही थीं। माहौल शांत था, फिर भी शहंशाह के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उनके सामने मखमल के एक नरम गद्दे पर एक असाधारण वस्तु रखी थी, एक शाही फरमान। यह कोई आम फरमान नहीं था। इसे बनाने में महीनों लगे थे। इसका कागज दौलताबाद की सबसे बेहतरीन हाथ की बनी लुगदी से तैयार किया गया था, जिस पर सोने के पानी से बेलबूटे उकेरे गए थे। लेकिन इसकी असली खासियत थी इस पर की गई लिखावट। इसे किसी और ने नहीं, बल्कि आगरा के सबसे महान और वृद्ध सुलेखक उस्ताद रहमत खान ने अपने हाथों से लिखा था। उस्ताद रहमत खान की कला का कोई सानी नहीं था, लेकिन कुदरत ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। वे जन्म से अंधे नहीं थे, पर पिछले एक दशक से दुनिया उनके लिए केवल अंधेरे का एक सागर थी। इसके बावजूद उनके हाथ इस तरह सधे हुए थे कि वे अपनी कल्पना और स्पर्श के सहारे ऐसे अक्षर उकेरते थे, जिन्हें देखकर आंखों वाले भी दंग रह जाते थे। इस फरमान में मेवाड़ के साथ एक नई और महत्वपूर्ण संधि की शर्तें लिखी थीं, एक ऐसी संधि जो दशकों के संघर्ष के बाद शांति लाने वाली थी। यह फरमान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत के गौरव और शक्ति का प्रतीक था। और इस प्रतीक को और भी खास बनाने के लिए शहंशाह अकबर ने अपनी व्यक्तिगत तिजोरी से एक बेशकीमती हीरा निकलवाया था, नूर-ए-कायनात, ब्रह्मांड की रोशनी। यह हीरा छोटा था, पर इसकी चमक और शुद्धता अद्वितीय थी। इसे फरमान के निचले हिस्से में बनी मोम की मुहर के ठीक बीच में स्थापित किया जाना था। यह हीरा इस संधि की पवित्रता और अटूटता का प्रतीक बनने वाला था। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री और मित्र बीरबल की ओर देखा। बीरबल, देखो, यह फरमान हमारी सल्तनत के भविष्य का दस्तावेज है। उस्ताद रहमत खान ने अपनी आत्मा इसमें उंडेल दी है। कल सुबह मेवाड़ के राजदूतों के सामने इस पर नूर-ए-कायनात जड़ा जाएगा और शाही मुहर लगेगी। हम चाहते हैं कि यह समारोह इतिहास में दर्ज हो जाए। बीरबल ने अदब से झुककर फरमान को देखा। जहांपनाह, आपकी सोच महान है। उस्ताद रहमत खान की कला और नूर-ए-कायनात का संगम इस फरमान को अमर बना देगा। यह केवल एक संधि पत्र नहीं, बल्कि कला और कूटनीति का एक चमत्कार होगा। शहंशाह मुस्कुराए। उन्होंने आदेश दिया कि फरमान और हीरे को एक विशेष चंदन की संदूकची में रखकर आज रात के लिए उस्ताद रहमत खान के ही घर पर सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि कल सुबह सबसे पहले उन्हें ही अपनी निगरानी में हीरे को स्थापित करना था। यह उस्ताद के प्रति शहंशाह का सबसे बड़ा सम्मान था। शाही अंगरक्षकों का एक दस्ता उस्ताद के घर के बाहर तैनात कर दिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सम्मान, यह गौरव अगली सुबह एक भयानक तूफान का रूप ले लेगा। अध्याय 2, अंधेरी रात का अपराध। उस्ताद रहमत खान का घर आगरा के एक शांत मोहल्ले में था। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और कला की सुगंध से महकता था। एक तरफ उनकी कार्यशाला थी, जहां कागज, कलम और तरह तरह की स्याही की बोतलें करीने से सजी थीं। उस्ताद अपनी पत्नी और एक युवा शागिर्द फरहान के साथ रहते थे।
फरहान पिछले 5 सालों से उस्ताद की सेवा कर रहा था और उनकी कला का एकमात्र वारिस माना जाता था। उस रात जब शाही संदूकची उस्ताद के घर पहुंची तो पूरे मोहल्ले में एक उत्सव जैसा माहौल था। उस्ताद ने उसे अपनी कार्यशाला के सबसे सुरक्षित कोने में एक भारी मेज पर रख दिया। घर के बाहर शाही पहरेदार तैनात थे, इसलिए किसी भी तरह के खतरे की कोई आशंका नहीं थी। रात गहरी हुई। आगरा शहर चांदनी में नहाया हुआ था। पहरेदार अपनी जगहों पर मुस्तैद थे। लेकिन जब सुबह की पहली अजान की आवाज गूंजी और सूरज ने अपनी पहली किरण बिखेरी तो उस्ताद के घर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। पहरेदार दौड़कर अंदर पहुंचे। उस्ताद रहमत खान अपनी कार्यशाला के फर्श पर घुटनों के बल बैठे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। उनके सामने चंदन की संदूकची टूटी पड़ी थी। उसका ताला तोड़ा गया था और अंदर कुछ भी नहीं था। शाही फरमान और बेशकीमती हीरा नूरे कायनात दोनों गायब थे। खबर जंगल की आग की तरह फैली। कुछ ही पलों में शहर का कोतवाल अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया। खबर महल तक पहुंची तो शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह केवल चोरी नहीं थी, यह मुगल सल्तनत के मुंह पर एक तमाचा था। यह उनकी इज्जत, उनके अधिकार और उनके गौरव पर सीधा हमला था। यह कैसे हो सकता है? शहंशाह दरबार में दहाड़े। बाहर शाही पहरा था। उस्ताद के घर में कोई बाहरी व्यक्ति कैसे घुस सकता है? इसका मतलब है कि चोर कोई अपना ही है, कोई घर का भेदी। पूरा दीवाने खास सन्नाटे में डूब गया। मेवाड़ के राजदूत आज ही पहुंचने वाले थे। उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा? सल्तनत की कितनी बड़ी बदनामी होगी। अध्याय 3 जांच का उलझा हुआ जाल। कोतवाल ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले शक के दायरे में 3 लोग आए। एक फरहान, उस्ताद का शागिर्द, वह उसी घर में रहता था। वह जानता था कि संदूकची कहाँ रखी है। पूछताछ में उसने बताया कि रात में वह अपने कमरे में सो रहा था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जिसे कोतवाल ने तुरंत भांप लिया। कोतवाल को पता चला कि फरहान की मां बहुत बीमार थी और उसके इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। क्या पैसों के लालच में उसने यह कदम उठाया? 2 जमालुद्दीन, एक प्रतिस्पर्धी सुलेखक। जमालुद्दीन भी आगरा का एक माहिर सुलेखक था, लेकिन उसे हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि शहंशाह उसे उस्ताद रहमत खान जितनी इज्जत नहीं देते। शाही फरमान लिखने का काम न मिलने से वह बहुत नाराज था। कई लोगों ने उसे उस्ताद के खिलाफ जहर उगलते सुना था। उसका मकसद दोहरा हो सकता था, हीरे से पैसा कमाना और उस्ताद को शहंशाह की नजरों में गिराना। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वह पूरी रात अपने घर पर था और उसके पास इस बात के कई गवाह थे। 3 सौदागर। जोरावर सिंह, एक अमीर व्यापारी। जोरावर सिंह कला का शौकीन था, लेकिन उसका शौक जुनून की हद तक पहुंच चुका था। उसे चीजों को हासिल करने की आदत थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने कुछ हफ्ते पहले उस्ताद रहमत खान से उनकी कुछ पुरानी पांडुलिपियां खरीदने की पेशकश की थी, जिसे उस्ताद ने ठुकरा दिया था। जोरावर सिंह इस बात से बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। क्या उसने फरमान और हीरा सिर्फ अपनी अकड़ और जुनून के लिए चुराया? जोरावर सिंह ने बताया कि वह रात में अपने एक दोस्त के घर दावत में था और देर रात घर लौटा। कोतवाल ने तीनों से घंटों पूछताछ की। उनके घरों की तलाशी ली गई, लेकिन न तो फरमान मिला और न ही हीरा। तीनों के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई न कोई दलील थी और किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। पहरेदारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कसम खाकर कहा कि रात में कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के अंदर नहीं गया।
मामला पूरी तरह उलझ चुका था। यह एक बंद कमरे का रहस्य बन गया था, जहां अपराध तो हुआ था, लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं था। शहंशाह अकबर का सब्र जवाब दे रहा था। उनके मंत्री तरह तरह की सलाह दे रहे थे। कोई कह रहा था कि तीनों को काल कोठरी में डालकर तब तक पीटा जाए जब तक वे सच न उगल दें। लेकिन अकबर जानते थे कि इस तरह से किसी बेगुनाह को भी सजा मिल सकती है। हारकर उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान नवरत्न को याद किया। बीरबल को पेश किया जाए, शहंशाह ने आदेश दिया। अगर इस उलझे हुए मामले को कोई सुलझा सकता है तो वह सिर्फ बीरबल है। अध्याय 4 बीरबल का प्रवेश और मनोवैज्ञानिक पड़ताल। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में मामले की गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने शहंशाह को अदब से सलाम किया और पूरी घटना को ध्यान से सुना। दरबार के अन्य मंत्री, जो बीरबल से जलते थे, वे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल जरूर फंसेंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे उन तीनों संदिग्धों और उस्ताद रहमत खान से अकेले में बात करने की इजाजत दी जाए। शहंशाह ने तुरंत इजाजत दे दी। बीरबल सबसे पहले उस्ताद रहमत खान के पास गए। वे उस्ताद के पास फर्श पर बैठ गए और बड़े सम्मान से उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने चोरी के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने उस्ताद से उनकी कला, उनकी दिनचर्या और उनकी कार्यशाला के बारे में बातें शुरू की। उस्ताद, मैं आपकी कला का कायल हूं, बीरबल ने कहा। आप अंधे होकर भी ऐसा जादू कैसे कर लेते हैं? आपकी कार्यशाला में हर चीज अपनी जगह पर होती होगी, है ना? उस्ताद के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। हाँ बेटा, मेरी आंखें नहीं हैं, इसलिए मेरी दुनिया मेरी याददाश्त और मेरे स्पर्श पर टिकी है। हर कलम, हर दवात, हर कागज का टुकड़ा अपनी नियत जगह पर रहता है। अगर कोई चीज 1 इंच भी इधर उधर हो जाए तो मुझे पता चल जाता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उस्ताद, क्या कल रात के बाद आपको अपनी कार्यशाला में कोई भी चीज अपनी जगह से हटी हुई महसूस हुई, संदूकची के अलावा? उस्ताद ने एक पल के लिए सोचा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, एक बात है जो मुझे अजीब लगी। मेरी मेज के दाहिने कोने पर मैं अपनी सबसे कीमती स्याही की एक छोटी सी शीशी रखता हूँ। यह कस्तूरी और केसर से बनी एक विशेष स्याही है, जिसकी सुगंध बहुत तेज और अनोखी है। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे खास मौकों पर करता हूँ। सुबह जब मैंने मेज को छुआ तो वह शीशी अपनी जगह से थोड़ी खिसकी हुई थी। गिरी नहीं थी, सिर्फ खिसकी हुई थी, जैसे किसी ने हड़बड़ी में उसे छुआ हो और फिर वापस रखने की कोशिश की हो। यह बीरबल के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुराग था। चोर घर का ही कोई था जो कार्यशाला से अच्छी तरह वाकिफ था। इसके बाद बीरबल ने तीनों संदिग्धों से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने उनसे चोरी के बारे में सीधे सवाल नहीं पूछे। इसके बजाय उन्होंने उनसे उनके काम, उनकी पसंद नापसंद और उनकी जिंदगी के बारे में सामान्य बातें की। जमालुद्दीन से बात करते हुए बीरबल ने सुलेख की कला और विभिन्न प्रकार की स्याही की चर्चा की। जमालुद्दीन ने बड़ी अकड़ के साथ अपनी जानकारी का बखान किया, लेकिन उसने कस्तूरी वाली स्याही का कोई जिक्र नहीं किया। सौदागर जोरावर सिंह से बात करते हुए बीरबल ने कलाकृतियों के संग्रह और उनकी कीमतों पर चर्चा की। जोरावर सिंह ने अपनी अमीरी और ताकत का खूब प्रदर्शन किया, यह जताने की कोशिश की कि उसे ऐसी छोटी मोटी चोरी की कोई जरूरत नहीं। जब बीरबल फरहान के पास पहुंचे तो वह बहुत घबराया हुआ था। वह नजरें झुकाकर बैठा था। बीरबल ने उससे उसकी बीमार मां के बारे में पूछा।
यह सुनते ही फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि हकीम ने कहा है कि उसकी मां को बचाने के लिए एक बहुत महंगी दवा की जरूरत है जो उसकी पहुंच से बाहर है। बीरबल ने फरहान के कंधों पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। इस बातचीत के दौरान बीरबल ने फरहान के कपड़ों से आती एक बहुत ही हल्की, लगभग न के बराबर कस्तूरी और केसर की मिलीजुली सुगंध को महसूस कर लिया। बीरबल को अब लगभग यकीन हो गया था कि चोर कौन है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। सिर्फ एक हल्की सी सुगंध के आधार पर किसी को मुजरिम ठहराना नादानी होती। उन्हें एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें चोर खुद आकर फंस जाए। अध्याय 5 बीरबल का नाट्य और अंतिम न्याय। अगले दिन बीरबल ने भरे दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, मुझे चोर का पता चल गया है, लेकिन उसे साबित करने के लिए मुझे एक छोटा सा नाटक करना होगा। मैं चाहता हूं कि तीनों संदिग्धों को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में कौतूहल और सनसनी फैल गई। तीनों संदिग्धों को लाया गया। उनके चेहरे पर डर और अनिश्चितता साफ दिख रही थी। बीरबल ने एक सिपाही को एक बड़ा सा काला कपड़ा लाने का आदेश दिया। फिर वे उस्ताद रहमत खान के पास गए और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। इसके बाद बीरबल तीनों संदिग्धों की ओर मुड़े। आप तीनों में से कोई एक चोर है। लेकिन चोर जब चोरी कर रहा था तो उसने एक गलती कर दी। उसने अंधेरे में उस्ताद की कस्तूरी वाली कीमती स्याही की शीशी गिरा दी। स्याही की कुछ बूंदें उसके कपड़ों पर या उसके हाथ पर जरूर लगी होंगी। उस स्याही की गंध इतनी तीव्र है कि वह कई दिनों तक नहीं जाती। मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है जिसकी सूंघने की शक्ति अद्भुत है। मैं उसे यहां लाऊंगा और वह चोर को एक पल में पहचान लेगा। यह सुनते ही जमालुद्दीन और जोरावर सिंह के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। वे अपनी जगह पर आत्मविश्वास से खड़े रहे क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन फरहान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे याद आया कि कैसे अंधेरे में उसका हाथ उस स्याही की शीशी से टकराया था। उसे लगा कि भले ही स्याही गिरी न हो, पर शायद उसकी गंध उसके हाथों में रह गई हो। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन घोड़े को यहाँ लाने से पहले मैं तुम तीनों को एक मौका देना चाहता हूँ। तुम तीनों एक एक करके इस काले पर्दे के पीछे जाओगे। पर्दे के पीछे वही घोड़ा बंधा है। तुम्हें जाकर बस उसकी पूंछ पकड़नी है। जो बेगुनाह होगा, घोड़ा उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही असली चोर उसकी पूंछ को छुएगा, घोड़ा जोर से हिनहिनाएगा और उसे एक लात मारेगा। तीनों संदिग्धों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। बीरबल ने एक और चाल चली थी। उन्होंने घोड़े की पूंछ पर उस्ताद की वही कस्तूरी वाली स्याही चुपके से लगवा दी थी। सबसे पहले जमालुद्दीन पर्दे के पीछे गया। उसे पूरा यकीन था कि वह बेगुनाह है। उसने जाकर हिम्मत से घोड़े की पूंछ पकड़ ली। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ से कस्तूरी की तेज सुगंध आ रही थी। फिर जोरावर सिंह अंदर गया। उसने भी वही किया। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ भी महक रहे थे। अब फरहान की बारी थी। वह डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि अगर उसने घोड़े की पूंछ को छुआ तो घोड़ा उसे पहचान लेगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वह पर्दे के पीछे गया, लेकिन डर के मारे उसने घोड़े की पूंछ को छुआ ही नहीं। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाहर आ गया। बीरबल ने तीनों को अपने हाथ आगे करने के लिए कहा। जहांपनाह, बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, कृपया इन तीनों के हाथ सूंघें। शहंशाह ने पहले जमालुद्दीन और फिर जोरावर सिंह का हाथ सूंघा। दोनों के हाथों से कस्तूरी की तेज महक आ रही थी। फिर उन्होंने फरहान का हाथ सूंघा।
उसके हाथ से कोई भी गंध नहीं आ रही थी। पूरा दरबार हैरान था। सब सोच रहे थे कि जिसके हाथ से गंध नहीं आ रही वह चोर कैसे हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, जैसा कि मैंने कहा था, यह एक नाटक था। पर्दे के पीछे कोई जादुई घोड़ा नहीं था, बल्कि एक साधारण घोड़ा था। मैंने उसकी पूंछ पर वही कस्तूरी वाली स्याही लगा दी थी। मुझे पता था कि जो बेगुनाह होंगे वे बिना डरे पूंछ को छुएंगे और उनके हाथों में स्याही की गंध लग जाएगी। लेकिन असली चोर अपने अपराध बोध और पकड़े जाने के डर से घोड़े की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं करेगा। फरहान ने पूंछ को नहीं छुआ, इसलिए उसके हाथ से कोई गंध नहीं आ रही। यही इस बात का सबूत है कि चोर यही है। यह सुनते ही फरहान जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। मेरी मां मर रही थीं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरा इरादा फरमान चुराने का नहीं था। मैं सिर्फ हीरा बेचकर अपनी मां का इलाज करवाना चाहता था और फिर फरमान चुपके से वापस रख देता। उसने बताया कि उसने फरमान और हीरा अपनी झोपड़ी के पास एक पुराने पेड़ की खोखल में छिपा रखा है। सिपाहियों ने तुरंत जाकर फरमान और हीरे को बरामद कर लिया। अध्याय 6 न्याय और दया का संगम। अब शहंशाह अकबर के सामने एक बड़ी दुविधा थी। फरहान एक चोर था और शाही फरमान की चोरी एक संगीन जुर्म था जिसकी सजा मौत थी। लेकिन उसकी वजह भी सामने थी, अपनी मां के प्रति उसका प्रेम और उसकी लाचारी। दरबार के कठोर दिल वाले मंत्री उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में दया का भाव था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं होता। न्याय का असली मकसद अपराध को खत्म करना और इंसान को सुधारना है। फरहान ने लालच में नहीं बल्कि मजबूरी में यह कदम उठाया। उसका पश्चाताप सच्चा है। तो तुम क्या चाहते हो? बीरबल अकबर ने पूछा। क्या उसे माफ कर दिया जाए? नहीं जहांपनाह, बीरबल ने कहा। अपराध का दंड तो मिलना ही चाहिए, लेकिन दंड ऐसा हो जो उसे एक बेहतर इंसान बनाए। मैं सुझाव देता हूं कि फरहान को अगले 5 साल तक बिना किसी वेतन के उस्ताद रहमत खान की सेवा करने का हुक्म दिया जाए। वह अपनी कला से जो भी कमाएगा वह शाही खजाने में जमा होगा, जब तक कि नूरे कायनात हीरे की कीमत पूरी न हो जाए। और जहां तक उसकी मां के इलाज का सवाल है, वह जिम्मेदारी सल्तनत को उठानी चाहिए। एक अच्छी सल्तनत अपनी प्रजा के दुख दर्द का ख्याल रखती है। यह सुनकर शहंशाह अकबर का हृदय पिघल गया। बीरबल का समाधान न्याय और दया का एक अद्भुत संगम था। इसमें अपराधी को सजा भी मिल रही थी, उसकी मजबूरी का सम्मान भी हो रहा था और उसे सुधरने का एक मौका भी दिया जा रहा था। शहंशाह ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार कर लिया। फरहान को उसकी सजा सुनाई गई और उसने उसे सिर झुकाकर स्वीकार किया। शाही हकीमों को उसकी मां के इलाज का हुक्म दिया गया। अगले दिन दीवाने खास में मेवाड़ के राजदूतों के सामने शहंशाह अकबर ने खुद नूरे कायनात को उस भव्य फरमान पर स्थापित किया और अपनी शाही मुहर लगाई। शांति और कला का वह प्रतीक आज और भी ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि वह अब केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि शहंशाह के न्याय, बीरबल की बुद्धिमत्ता और एक इंसान के पश्चाताप की कहानी बन चुका था। उस दिन के बाद आगरा के लोग अक्सर इस उलझे हुए मामले की कहानी सुनाते और कहते कि सच्ची बुद्धि केवल चोर को पकड़ना नहीं है, बल्कि अपराध के पीछे की वजह को समझना और इंसानियत को जिंदा रखना है। और इस कला में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है उलझा हुआ मामला का अगला भाग। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली समाप्त हुई थी,
और यह पश्चाताप, क्षमा, ईर्ष्या और सच्ची कला की पहचान के गहरे सवालों में उतरती है। उलझा हुआ मामला भाग 2। अध्याय 7, पश्चाताप की अग्नि। शहंशाह अकबर का न्याय बीरबल की बुद्धि से सिंचित होकर एक मिसाल बन गया था। फरहान को मौत की सजा नहीं मिली, बल्कि उसे अपनी गलती को सुधारने का एक अवसर मिला था। उसकी मां शाही इलाज से धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थीं, और यह बात फरहान के लिए किसी मरहम से कम नहीं थी। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी कांटों का ताज बन चुकी थी। हर सुबह वह उस्ताद रहमत खान की कार्यशाला में आता, खामोशी से सफाई करता, स्याही तैयार करता, कागज काटता और उस्ताद के हर हुक्म का पालन करता। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। पहले जहां गुरु शिष्य के बीच स्नेह और हंसी मजाक की फुहारें पड़ती थीं, वहां अब एक भारी बोझिल खामोशी ने डेरा डाल लिया था। उस्ताद रहमत खान उससे बात तो करते थे, लेकिन केवल काम की। उनकी आवाज में अब वह वार्मथ, गर्माहट नहीं थी। फरहान जानता था कि उसने सिर्फ एक हीरा नहीं चुराया था, उसने अपने गुरु का विश्वास तोड़ा था, और विश्वास कांच से भी ज्यादा नाजुक होता है। मोहल्ले वाले उसे देखकर मुंह फेर लेते। बच्चे उसे चोर चोर कहकर चिढ़ाते। वह सिर झुकाए सब कुछ सह लेता। यह उसकी सजा का ही एक हिस्सा था। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह अपनी कमाई का एक एक पैसा शाही मुनीम को सौंपता, तो उसे एहसास होता कि वह नूरे कायनात की कीमत चुका रहा है, लेकिन अपने गुरु के विश्वास की कीमत वह कैसे चुका पाएगा, यह उसे नहीं पता था। उस्ताद रहमत खान अपनी अंधकारमयी दुनिया में फरहान के पश्चाताप को महसूस कर सकते थे। वे उसके कदमों की आहट में छिपी हिचकिचाहट, उसकी आवाज में घुला हुआ अपराध बोध और उसके हाथों के स्पर्श में समाई हुई कांपती हुई निष्ठा को पहचानते थे। वे उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन वे उसे सुन और महसूस कर रहे थे। वे बस इंतजार कर रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या फरहान के पश्चाताप की यह अग्नि केवल डर की आंच है या सच में उसके भीतर एक नए, शुद्ध इंसान को जन्म दे रही है। वहीं दूसरी ओर जमालुद्दीन, जिसे फरहान के अपराध के कारण शक के दायरे में घसीटा गया था, ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसे लगता था कि फरहान को बहुत हल्की सजा मिली है। वह मन ही मन उस्ताद रहमत खान और फरहान दोनों से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि किस्मत हमेशा उस्ताद का ही साथ देती है, चाहे वे अंधे ही क्यों न हों। वह एक मौके की तलाश में था, एक ऐसा मौका जो उसे उस्ताद और उसके चोर शागिर्द दोनों को हमेशा के लिए नीचा दिखा सके। अध्याय 8, एक नया शाही फरमान और एक पुरानी ईर्ष्या। 6 महीने बीत गए। आगरा में सब कुछ सामान्य हो चला था। एक दिन शहंशाह अकबर ने एक भव्य समारोह की घोषणा की। वे सल्तनत के सबसे ज्ञानी हकीमों, दार्शनिकों और कवियों द्वारा संकलित ज्ञान के एक महान ग्रंथ, किताब-ए-हिकमत ज्ञान की पुस्तक की एक सचित्र पांडुलिपि तैयार करवाना चाहते थे। यह कोई आम किताब नहीं होने वाली थी। शहंशाह चाहते थे कि यह मुगल सल्तनत की कला और ज्ञान का शिखर हो। इसके पन्ने दुनिया के बेहतरीन कागज से बने होंगे, इसकी स्याही में गुलाब और चंदन की महक होगी, और इसकी लिखावट ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले की रूह में उतर जाए। हम इस महान कार्य के लिए हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन सुलेखक को चुनेंगे, शहंशाह ने भरे दरबार में ऐलान किया। एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सभी माहिर सुलेखकों को किताब-ए-हिकमत का एक पन्ना नमूने के तौर पर लिखकर पेश करना होगा। जिसका काम सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे न केवल इस महान ग्रंथ को लिखने का सम्मान मिलेगा, बल्कि उसे सुलेख-ए-आज़म, सबसे महान सुलेखक की उपाधि और 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम भी दिया जाएगा। यह घोषणा सुनते ही जमालुद्दीन की आंखों में एक शातिर चमक आ गई। यह वही मौका था जिसका उसे इंतजार था। वह जानता था कि वह एक बेहतरीन सुलेखक है।
इस बार वह उस्ताद रहमत खान को हराकर रहेगा। उसे लगा कि एक अंधा उस्ताद और एक बदनाम शागिर्द उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। खब उस्ताद रहमत खान की कार्यशाला तक भी पहुंची। फरहान ने जब यह समाचार उस्ताद को सुनाया तो उसके दिल में एक टीस उठी। वह जानता था कि इस महान कार्य के असली हकदार उसके गुरु ही हैं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और उनका शागिर्द, वह तो एक दागदार इंसान था। लेकिन उस्ताद रहमत खान के चेहरे पर एक शांत दृढ़ता थी। उन्होंने फरहान को अपने पास बुलाया और कहा, फरहान, हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। फरहान हैरान रह गया। लेकिन उस्ताद, आप और मैं? उस्ताद ने अपना हाथ फरहान के कंधे पर रखा। हाँ, मैं और तुम। मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मेरे पास सालों का अनुभव और कला की समझ है। तुम्हारे पास युवा हाथ और एक पश्चातापी हृदय है। मैं बोलूंगा और तुम लिखोगे। मेरी आत्मा और तुम्हारे हाथ मिलकर वो जादू पैदा करेंगे जो किसी और के बस की बात नहीं। यह तुम्हारे लिए अपनी काबिलियत साबित करने और अपने माथे से कलंक का दाग धोने का एक मौका है। क्या तुम तैयार हो? 6 महीनों में पहली बार उस्ताद की आवाज में वही पुरानी गर्माहट और विश्वास था। फरहान की आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निमंत्रण नहीं था, यह क्षमा का पहला संकेत था। उसने कांपते हुए हाथों से अपने गुरु के पैर छू लिए। मैं तैयार हूं, उस्ताद। मैं अपनी जान लगा दूंगा। अध्याय 9, साजिश की स्याही। प्रतियोगिता शुरू हो गई। उस्ताद रहमत खान और फरहान की जोड़ी एक अद्भुत दृश्य थी। उस्ताद अपनी मसंद पर आंखें बंद किए बैठते और ज्ञान के उन श्लोकों का पाठ करते जिन्हें वे अपनी याददाश्त से जानते थे। वे हर अक्षर के घुमाव, हर नुक्ते की जगह और शब्दों के बीच की दूरी को अपनी कल्पना में देखते और फरहान को निर्देश देते। फरहान पूरी एकाग्रता के साथ अपने गुरु के शब्दों को कागज पर उतारता। ऐसा लगता था जैसे दो जिस्म और एक रूह काम कर रही हो। उनकी कार्यशाला में देर रात तक चिराग जलते रहते। जमालुद्दीन भी अपनी पूरी ताकत से काम में जुटा था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम करने की ठान ली थी। लेकिन हर रोज जब वह उस्ताद की कार्यशाला के पास से गुजरता और अंदर से आती हुई उस्ताद की धीमी सधी हुई आवाज और कलम की सरसराहट सुनता, तो उसका दिल ईर्ष्या से और भी काला हो जाता। उसे डर था कि ये दोनों मिलकर सच में कोई चमत्कार न कर दें। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ अपनी कला पर भरोसा नहीं करेगा, वह छल का सहारा लेगा। उसने एक शातिर योजना बनाई। वह जानता था कि कार्यशाला में सेंध लगाना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक ऐसा रास्ता खोजा जो किसी के शक के दायरे में न आए। उसने शहर के एक पुराने अत्तार, इत्र बनाने वाले से संपर्क किया, जो गुप्त रूप से कुछ रसायनों का भी ज्ञान रखता था। जमालुद्दीन ने उसे भारी रकम देकर एक ऐसा अदृश्य और गंधहीन रसायन तैयार करवाया जिसे अगर कागज पर छिड़क दिया जाए तो वह तुरंत कोई असर नहीं दिखाता। लेकिन जैसे ही उस पर स्याही लगती, वह कुछ घंटों या दिनों के बाद धीरे धीरे स्याही को फैलाना और धुंधला करना शुरू कर देता, जब तक कि पूरी लिखावट बर्बाद न हो जाए। अब अध्याय 10, उजड़ी हुई मेहनत और एक अंधा गवाह। प्रतियोगिता का आखिरी दिन नजदीक आ रहा था। उस्ताद और फरहान ने अपना नमूना लगभग पूरा कर लिया था। वह पन्ना किसी कलाकृति से कम नहीं था। अक्षर ऐसे थे जैसे मोतियों को धागे में पिरो दिया गया हो। फरहान उसे देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आखिरकार अपने गुरु का सम्मान वापस पा लिया है। उस रात उन्होंने उस पन्ने को सूखने के लिए एक खास लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और सोने चले गए।
अगली सुबह जब फरहान कार्यशाला में दाखिल हुआ तो उसकी चीख निकल गई। वह खूबसूरत पन्ना, वह मेहनत और पश्चाताप का प्रतीक, पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। स्याही फैल गई थी, अक्षर धुंधले होकर एक दूसरे में मिल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे पन्ने पर पानी फेंक दिया हो। फरहान घुटनों के बल वहीं बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। उस सब खत्म हो गया उस्ताद, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझ पर जरूर कोई बद्दुआ है। मैं एक चोर था और चोर ही रहूंगा। मेरी किस्मत में सिर्फ जिल्लत लिखी है। उसकी चीख सुनकर उस्ताद अंदर आए। वे तबाही को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन फरहान की टूटी हुई आवाज सुनकर उन्होंने सब कुछ समझ लिया। वे चुपचाप फरहान के पास बैठे और उन्होंने उस बर्बाद पन्ने को अपने हाथों में उठाया। फरहान रोता रहा, लेकिन उस्ताद का चेहरा शांत था। वे अपनी उंगलियों को बहुत धीरे धीरे उस कागज पर फेर रहे थे। उनकी सारी दुनिया उनके स्पर्श में सिमट आई थी। उन्होंने कागज को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। कोई अजीब गंध नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों से कागज की सतह को महसूस किया। एक बार, दो बार, अचानक वे रुक गए। उनके चेहरे पर गहन सोच के भाव उभरे। उन्होंने फरहान से कहा, चुप हो जाओ बेटे, और एक साफ नया कागज लाओ। फरहान ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उस्ताद ने नया कागज हाथ में लिया और उसे भी उसी तरह अपनी उंगलियों से महसूस किया। फिर उन्होंने दोबारा उस बर्बाद पन्ने को छुआ। नहीं, उस्ताद की आवाज में एक नई दृढ़ता थी। यह तुम्हारी या मेरी गलती नहीं है। यह किस्मत का खेल भी नहीं है। यह एक साजिश है। साजिश? कैसी साजिश उस्ताद? फरहान ने पूछा। इन दोनों कागजों की सतह में फर्क है, उस्ताद ने समझाया। यह बर्बाद हुआ कागज छूने में थोड़ा खुरदुरा और दानेदार महसूस हो रहा है, जबकि नया कागज एकदम चिकना है। स्याही भी पूरी तरह से नहीं फैली है, यह अजीब तरीके से धब्बों में बदली है। किसी ने हमारे कागज के साथ छेड़छाड़ की है। किसी ने हमारी मेहनत पर पानी नहीं, जहर छिड़का है। हमारा दुश्मन कोई बद्दुआ नहीं, कोई इंसान है। उस्ताद रहमत खान, जो दुनिया के लिए अंधे थे, वे उस सच को देख गए थे जिसे आंखों वाले भी नहीं देख पाए थे। वे इस मामले के एकमात्र अंधे गवाह थे। अध्याय 11, बीरबल की वापसी और स्याही का सच। यह खबर आग की तरह दरबार तक पहुंची। शहंशाह अकबर बहुत नाराज हुए कि उस्ताद रहमत खान समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाए। जमालुद्दीन ने दरबार में घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, बड़े अफसोस की बात है जहांपना। उस्ताद अब बूढ़े हो चले हैं और उनका शागिर्द तो पहले से ही दागी है। शायद यह महान काम उनके बस का नहीं था। लेकिन फरहान अब टूटा हुआ नहीं था। उसके गुरु के विश्वास ने उसमें एक नई हिम्मत भर दी थी। वह सीधा बीरबल के पास पहुंचा और उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उसने उस्ताद के अंधे गवाह वाले अवलोकन पर विशेष जोर दिया। बीरबल ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। कागज की सतह में बदलाव वाली बात ने उनके दिमाग की बत्ती जला दी। उनका शक तुरंत जमालुद्दीन पर गया, जिसकी ईर्ष्या जगजाहिर थी। लेकिन शक को सबूत में बदलना जरूरी था। बीरबल ने शहंशाह से कुछ समय की मोहलत मांगी। फिर उन्होंने एक ऐलान करवाया, कल दरबार में सभी प्रतियोगियों की कला का अंतिम निरीक्षण होगा। शहंशाह के पास एक जादुई आईना है जो किसी भी कलाकृति में छिपे दोष या छल को उजागर कर देता है। यह सिर्फ एक अफवाह थी, एक जाल था जो बीरबल ने बिछाया था। अगले दिन बीरबल सीधे जमालुद्दीन की कार्यशाला में पहुंचे, यह बहाना बनाकर कि वे प्रतियोगिता से पहले उसके काम को देखने आए हैं।
जमालुद्दीन ने बड़े गर्व से अपना काम दिखाया। बीरबल ने उसकी तारीफ करते हुए बातों बातों में पूछा, सुना है तुम कुछ खास रसायन मिलाकर अपनी स्याही को और भी गहरा और चमकदार बनाते हो। जमालुद्दीन थोड़ा घबरा गया। नहीं नहीं, तो मैं तो बस पारंपरिक तरीके इस्तेमाल करता हूँ। बीरबल मुस्कुराए और उसकी मेज पर रखे कागजों के एक ढेर की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये कागज तो बेहतरीन हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने जानबूझकर पास रखे पानी के लोटे को गलती से गिरा दिया। पानी का कुछ हिस्सा कागजों और मेज पर रखे कुछ पाउडर के डिब्बों पर पड़ गया। जमालुद्दीन बुरी तरह बौखला गया। वह कागजों को बचाने से ज्यादा एक खास बिना नाम वाले डिब्बे को पानी से बचाने के लिए झपटा। उसकी यही हड़बड़ाहट बीरबल देखना चाहते थे। बीरबल ने माफी मांगते हुए उसकी मदद करने के बहाने उस डिब्बे से गिरी हुई थोड़ी सी पाउडर को अपने अंगोछे के कोने में बड़ी सफाई से पोंछ लिया। उन्होंने वह पाउडर शाही हकीम को जांच के लिए दिया। जांच से वही बात साबित हुई जिसकी बीरबल को उम्मीद थी। यह वही रसायन था जो स्याही को धीरे धीरे बर्बाद कर देता था। बीरबल ने उस गरीब लड़के कल्लू को भी ढूंढ निकाला जिसने थोड़ा सा दबाव डालने पर अपना गुनाह कबूल कर लिया। अध्याय 12 न्याय का अंतिम अध्याय। अगले दिन दरबार लगा। माहौल में तनाव था। जमालुद्दीन अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। बीरबल ने शहंशाह के सामने सारी सच्चाई बयान कर दी। उन्होंने कल्लू का बयान पेश किया और शाही हकीम की रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें साबित हो गया था कि जमालुद्दीन की कार्यशाला से मिला रसायन और उस्ताद के बर्बाद कागज पर मिला रसायन एक ही है। सबूतों का सामना करने पर जमालुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि बीरबल के जादुई आईने ने उसका छल पकड़ लिया है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। कला प्रतिस्पर्धा के लिए होती है, साजिश के लिए नहीं। तुमने न केवल एक महान कलाकार का अपमान किया है बल्कि कला का ही अपमान किया है। उन्होंने हुक्म सुनाया, जमालुद्दीन को सुलेख-ए-आज़म की उपाधि तो दूर, उसे आज से एक साधारण सुलेखक भी नहीं माना जाएगा। उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और उसे हमेशा के लिए आगरा से निर्वासित किया जाता है। इसके बाद शहंशाह उस्ताद रहमत खान और फरहान की ओर मुड़े। उन्होंने फरहान से कहा, फरहान, तुमने एक बार अपराध किया था और उसकी सजा पाई, लेकिन इस बार तुमने अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा दिखाई है और जिस तरह तुमने सच्चाई का साथ दिया, उसने तुम्हारे सारे पुराने दाग धो दिए हैं। तुम्हारा 5 साल का दंड आज इसी वक्त समाप्त किया जाता है। तुमने हीरे की कीमत अपनी कला से नहीं बल्कि अपने चरित्र से चुकाई है। फिर वे उस्ताद की ओर मुड़े और उस्ताद रहमत खान, आपकी आंखें भले ही न देख सकती हों, लेकिन आपकी आत्मा की आंखें हम सबसे ज्यादा तेज हैं। किताब-ए-हिकमत को पूरा करने का सम्मान आपको और आपके शागिर्द फरहान को दिया जाता है। और आज से फरहान केवल आपका शागिर्द नहीं बल्कि सल्तनत का एक सम्मानित कलाकार माना जाएगा। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फरहान और उस्ताद ने सिर झुकाकर शहंशाह का शुक्रिया अदा किया। उस दिन फरहान की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उनमें अब अपराध बोध नहीं बल्कि गर्व और सम्मान की चमक थी। उस्ताद रहमत खान ने फरहान का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैंने कहा था न, सच्ची कला हाथों से नहीं, रूह से पैदा होती है। तुम्हारी रूह अब साफ है। इस तरह वह उलझा हुआ मामला, जो एक चोरी से शुरू हुआ था, आखिरकार एक कलाकार के पूर्ण पश्चाताप और उसकी सच्ची विजय पर आकर समाप्त हुआ। और एक बार फिर यह साबित हो गया कि बीरबल की बुद्धि